सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आयुर्वेद में व्यक्ति तब उपचार के लिए आता है जब चारों ओर से निराश हो जाता है। इसलिए हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस से भी एडवांस्ड ट्रीटमेंट देना है। दो अर्थों में इस बात को मैं कहता हूं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की हदें जहां खत्म हो जाती हैं, वहां से योग साइंस, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ का साइंस शुरू होता है हमारा। और दूसरे अर्थ में इस रूप में कि ये पराविद्या तो है ही, बियॉन्ड द मेडिकल साइंस, ये हमारा एंसेंट ट्रीटमेंट सिस्टम, ये आयुर्वेद साइंस है हमारा। लेकिन इससे आगे की ये चीज होती है कि जब व्यक्ति ने चारों तरफ से इलाज करा लिया और कहीं उसको समाधान नहीं मिला, तब हमारे पास में आया। तो हमारी तैयारी उतने ही बड़े रूप में होनी चाहिए। पहले आयुर्वेद में, जब आयुर्वेद मुख्य धारा की उपचार पद्धति था, तो सबसे पहले लोग आयुर्वेद में ही आते थे। अर्थात कब्ज से लेकर के कर्कटार्बुद तक, कोष्ठबद्धता, कब्ज और कर्कटार्बुद, कैंसर तक आयुर्वेद ही एकमात्र लोगों का सहारा था। WHO और दूसरी वो तमाम संस्थाएं जो मेडिकल साइड में काफी रिसर्च करती हैं, वो सब ये मानते हैं कि अभी भी पूरी दुनिया 80% पारंपरिक उपचार करने में ही फेत रखती है। माने हम आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो आयुर्वेद पर भरोसा करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि एक तरफ तो लाखों करोड़ का व्यापार एलोपैथी के पीछे खड़ा हो गया है। जैसे अलग अलग इंडस्ट्री होती है ना, जो किसी चीज को बैकअप देती है, तो एलोपैथी के पीछे दवा कंपनियां, वो इसका बहुत बड़ा बैकअप है। वो अपनी लॉबिंग करती हैं। डॉक्टर्स की बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हैं पूरी दुनिया में, और वो थोड़े पैसे भी ज्यादा हो गए उनके पास, तो उनका बहुत बड़ा बैकअप है। एक तरफ मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली दवा कंपनियों का बैकअप, दूसरी तरफ ताकतवर डॉक्टर्स, उनका बैकअप, अलग अलग उनकी एसोसिएशंस। और इससे भी बड़ी बात क्या है, इसको पॉलिटिकल बैकअप मिल गया पूरे यूरोप से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, पूरे यूरोप से इसको बैकअप मिल गया। और एक तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो एलोपैथी स्वास्थ्य संगठन ज्यादा है। बाकी पैथियों को तो किस तरह से मतलब दबाया जाए इसी के ऊपर, मतलब एक देखो, एक होता है बाहर हम वो क्या बोलते हैं, क्या छापते हैं, क्या लिखते हैं, वो अलग बात है। एक जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो पीछे से किस तरह से चीजों को ट्विस्ट करते हैं। तो आयुर्वेद को उठाना मकसद नहीं है, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को उठाना मकसद नहीं, उनको किस तरह से खत्म किया जाए ये मकसद होता है। उसके आधार पर काम करते हैं लोग। अब ऐसे परिप्रेक्ष्य में अब अपने को काम करना है कि हमारी तैयारी बहुत बड़ी होनी चाहिए। अब आज
कुछ रोगों की मैं बात आपके बीच में रखता हूं, फिर उससे रिलेटेड को जहां आपके प्रश्न होंगे उनको लेंगे। कोई भी एक बीमारी हमारे सामने आती है, बीमारियों के डायग्नोसिस करने के तरीके तो काफ़ी ज़्यादा निजात हो चुके हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हम नाड़ी से भी निदान करते हैं, हम लाक्षणिक निदान भी करते हैं, आयुर्वेद में भी लाक्षणिक निदान है, लक्षणों से किसी रोग की पहचान करना। और उसी लाक्षणिक निदान का ही मॉडर्न मेडिकल साइंस में काफ़ी बड़ा रूप भी हमें देखने को मिलता है। जितने भी पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं और बाकी एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड से लेकर के बायोप्सी से लेकर के एंडोस्कोपी से लेकर के सारे वो उसी के रूप हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो रोग की पहचान हो जाती है। रोग की पहचान होने के बाद में अब उसका उपचार किन तरीकों से किया जाए, और फिर एक के साथ कई रोग साथ में जुड़ गए तो फिर हमें किसको प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी तो हमें उस रोग को देनी है कि जिससे कि रोगी के जीवन को खतरा है। अभी जैसे कैंसर का रोगी हमारे पास में आया, अब उसको ब्लड प्रेशर भी है, उसको शुगर भी है, उसको किडनी की प्रॉब्लम भी है, उसको अर्थराइटिस भी है, उसको एसिडिटी भी है, उसकी आंखें भी कमजोर हैं, उसके मान लीजिए 10 बीमारियां और हो चुकी हैं। तो हम उपचार ये करेंगे कि पहले इसका कैंसर ठीक हो, क्योंकि कैंसर ठीक नहीं होगा तो मर ही जाएगा, तो बाकी तो फिर बीमारियों का इलाज कोई प्रश्न नहीं, उसकी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। तो ऐसे ही जिस रोग का प्रकोप सर्वाधिक होता है उसका हम मुख्य उपचार करते हैं, और उसमें औषधियों की व्यवस्था ऐसे करते हैं कि उसके जो बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन या दूसरी जो उसके साथ में बीमारियां हैं उनकी उपचार में भी हम जो चिकित्सा दे रहे हैं उससे लाभ हो, या उनके लिए हम थोड़ी थोड़ी औषधि दें, और ऐसी औषधि दें कि एक औषधि से कई फायदे हो जाते हो ऐसा। लेकिन एक बीमारी का भी हम उपचार करते हैं। अब जैसे हमारे सामने बीमारी आ गई कफ की, अब कफ की बीमारी के लिए हमारे पास में कम से कम 50 उपाय। अब 50 औषधि तो नहीं लिख सकते रोगी को, जैसे मैं कुछ मुख्य उपाय बता रहा हूं। हम क्वाथ के तौर पर क्या क्या दे सकते हैं कफ के रोगी को? स्वासारी क्वाथ और मुलठी क्वाथ, तो ये हमने प्रिस्क्राइब किया हुआ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। अब इसके साथ आप 10 चीजें और लिखिए, स्वासारी क्वाथ, मुलठी क्वाथ, 2 के बाद तीसरा पंचकोल, जो कि बहुत जबरदस्त लाभ करता है। खास करके खांसते खांसते जिनकी भूख बंद हो गई है उनकी भूख भी लगेगी, कफ जो बन रहा है वो बनना भी बंद होगा। कफ निकालने का काम मुलठी और स्वासारी दोनों करते हैं, कफ बनना भी बंद हो और कफ जो बना हुआ वो निकले भी। लेकिन कफ आगे ना बने, माने हमें ये देखना पड़ेगा कि यदि उसको शुष्क कांस है तो ये मुलठी और स्वासारी ज्यादा लाभ करेंगे, लेकिन उसको कफ फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो पंचकोल देना ही चाहिए उसको। पंचकोल क्वाथ तो हर घर में रहना चाहिए। पंचकोल, पंचसखार, त्रिकुटास, त्रिफला, ऐसी औषधियां तो पहले हर घर में हुआ ही करती थी, रसोई में माताएं बहनें रखा करती थी। आयुर्वेद का इतना सामान्य ज्ञान सबको होता था, तो पंचकोल बहुत जबरदस्त है। फिर किसी किसी को कफ के साथ फीवर भी आता है, छाती में कफ रुक जाता है और उसको शाम होते होते बुखार भी हो जाता है, या किसी किसी को कफ और कफ ज्वर भी साथ में बना हुआ है, तो फिर क्या क्वाथ देना पड़ेगा? तो उसको हमें ज्वरनाशक क्वाथ नहीं, उसको हमें गिलोय क्वाथ देना पड़ेगा। तो गिलोय क्वाथ देने से उसका ज्वर भी उतर जाएगा और कफ भी दूर हो जाएगा। गिलोय में दोनों गुण सबसे सर्वाधिक हैं। यद्यपि गिलोय के 8-10 बड़े गुण हैं। गिलोय
अत्यंत ज्वरनाशक है। माने ज्वर किसी भी तरह का हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकुनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे सामान्य किसी भी दोष के प्रकोपित होने से ज्वर हो रहा हो, वात पित्त कफ के या थकान से, फटीग से ज्वर हो रहा हो, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है उससे भी ज्वर हो जाता है। गिलोय से बेहतर ज्वरनाशक कोई औषधि नहीं है। चिरायता को ज्वरनाशक सर्वाधिक माना जाता है। चिरायता से भी ज्यादा, चिरायता के दूसरे बहुत फायदे हैं, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, और चिरायता जो है वो कब्ज के लिए भी बहुत अच्छा है, ओबेसिटी में भी लाभ करता है, ज्वर में भी अत्यंत लाभकारी है यद्यपि, लेकिन चिरायते से भी ज्यादा लाभकारी गिलोय है और उससे बहुत सस्ता है, उससे करीब करीब जो है 5-10 गुना सस्ता है गिलोय का औकात। तो अब गिलोय के और बड़े गुण क्या है? मैंने कहा सभी प्रकार का ज्वर का नाश करती है गिलोय। प्लेटलेट्स को एकदम से बढ़ा देती है। प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए गिलोय से बेहतर कोई चीज नहीं। माने किसी का प्लेटलेट गिर रहा है और खास करके जब WBC RBC काउंट गड़बड़ होने लगते हैं ब्लड कैंसर में, उस समय भी बहुत लाभ करता है। चाहे वो डेंगू में प्लेटलेट गिरने लगते हैं या किसी के ऐसे ही प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं। मैंने एक पहला केस देखा जिनके प्लेटलेट 4 आ गए थे, 4 लाख होने चाहिए, 3 से 4 लाख, जिनके 4 आ गए थे। अफ्रीका में एक रोगी थी, वहां गया हुआ तो बोले बाबा जी मैंने तो बस ये प्राणायाम किया और गिलोय पी, उससे मैं बच गई, नहीं तो मेरे 4 पर आ गए थे प्लेटलेट और किसी भी दवाई से बढ़ते ही नहीं थे। दवाई तो कोई थी नहीं एलोपैथी में, लेकिन बोले प्लेटलेट चढ़ा दे फिर गिर जाए। तो मेरी बॉडी का सिस्टम भी ऐसा डेवलप हो गया था कि मतलब नहीं तो इतना प्लेटलेट कम होने पर ब्लड का रिसाव हो जाता है ना बॉडी से, कहीं से भी, किडनी से, हार्ट से, लंग से, पूरी बॉडी से ब्लड का रिसाव होना शुरू हो जाता है, कैपिलरीज से निकलने लग जाता है बाहर, इतना थिन हो जाता है ब्लड। खैर, प्लेटलेट बढ़ाने में गिलोय जैसी कोई औषधि नहीं है। गिलोय के साथ साथ एक तो पपीते के पत्तों का रस, एक अनार थोड़ी मात्रा में, और एक एलोवेरा। एलोवेरा भी विशेष लाभ करता है। और हमने छोटे बच्चों से लेकर के और बड़ों तक, ब्रह्मखेड़ एक जगह थी, मैं गया हुआ था, एक रुद्राक्ष नाम का छोटा सा बच्चा आया, बोले बाबा जी हम आपके। फिर एक दूसरी जगह भी मैं गया था, कई जगह तो ऐसे मुझे वाकई याद है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी प्लेटलेट एकदम घट गया, ब्लड कैंसर हो गया और बहुत बुरी हालत। गिलोय पी करके ही वो बच्चे आज कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का है, ये मैं 8-10 साल पहले की बातें बता रहा हूं। ये जबरदस्त लाभ करता है प्लेटलेट को बढ़ाने में, वेट को घटाने में, वेट और शुगर कंट्रोल करने में और वेट को लॉस करने में। वेट लॉस करने में यद्यपि गिलोय के बारे में ज्यादा महिमा नहीं आती है शास्त्र में कि वेट लॉस करने के लिए गिलोय का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं लिखा हुआ है, और दूसरी लेखन औषधियों का वर्णन है, यहां तक कि गूगल है, त्रिफला है, शिलाजीत तक, शिलाजीत और तमाम चीजों के बारे में आता है। गिलोय के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं आता, लेकिन ये हुआ कैसे, ये एक्सपीरियंस से पता लगा मैं। जैसे सामान्य रूप से लीवर के लिए कहीं कहीं थोड़ा संकेत मिलता है श्योनाक का, विशेष रूप से उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अनुभव करके पता लगा ये तो हेपेटाइटिस के लिए बहुत जबरदस्त औषधि है। ऐसे ही गिलोय के बारे में जब प्रयोग किया तब पता लगा ये तो बहुत ज्यादा जो है वेट को कम करती है। जो ओवर वेट्स हैं वो यदि लगातार इसका क्वाथ पीते रहें तो 5-6 महीने में तो वेट एकदम बैलेंस हो जाता है, केवल एक गिलोय से। तो जो कुछ आलसी लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको भी वेट कम करना है, तो बोले आप जो है गिलोय का क्वाथ पियो।
रस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है ताजी का, क्वाथ करीब करीब उसकी इक्वल लाभ करता है, ज्यादा तो रस का ही फायदा होगा ताजा का। वटी उसके बाद जब कोई ताजा गिलोय का रस ना पी पाए, क्वाथ भी ना पी पाए, तो गिलोय की गोली खिलाओ, और गिलोय की गोली चबा करके खिलाओ। आजकल मैंने देखा लोगों का डाइजेशन इतना वीक हो गया है कि उनको गिलोय की गोली भी खा लेते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी हार्डनेस होती है गिलोय की गोली में। तो कोई भी जो हार्ड गोली है, खास करके जैसे मुक्तावटी की भी थोड़ी गोली में हार्डनेस होती है, जैसे गिलोय घनवटी में हार्डनेस होती है, तो उसको चबा करके खाने से तुरंत लाभ मिलता है। खैर, ऐसे ही इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे किसी को बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट खराब होना, कोई ना कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाना, बार बार जो बीमार पड़ते। इम्यून सिस्टम बहुत से बच्चों का वीक होता है, बहुत से बड़ों का भी वीक होता है। इसमें बेटियां खास करके, बहुत सी बेटियों का इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि बार बार बीमार पड़ती है, और कहते हैं जी क्या करें जी, बहुत नाजुक है ये तो बेटी। तो ऐसे ही कुछ पुरुषों का भी शरीर बहुत नाजुक होता है। तो इम्यून सिस्टम वीक होने पर किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में सर्दी, जुकाम, बुखार और इन्फेक्शन चलता ही रहता है, गला खराब, ये वो। तो बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शन, और कोई भी जब बॉडी वीक होती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से कोई भी बीमारी अटैक कर लेती है किसी भी तरह की, तो उनको गिलोय क्वाथ अद्भुत लाभ करता है। वेट के साथ साथ मधुमेह में भी विशेष उपयोगी है। ये स्किन के लिए, मतलब स्किन डिसऑर्डर्स में खास करके, जो पुराने चमड़ी की बीमारी है ना, रक्त की अशुद्धि में और चर्म रोगों में, किसी भी तरह का चर्म रोग है उसमें भी विशेष फायदा गिलोय के लेने से होता है। बाकी इन तमाम रोगों में तो जैसे मैंने कहा, ज्वर की जो कई प्रजातियां हैं ना, जैसे हम देखते हैं ये स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, किसी भी तरह का ज्वर, उसमें तो अत्यंत लाभप्रद है गिलोय, सबसे उत्तम है। तो मैं कह रहा था, गिलोय का हम उपयोग यद्यपि ज्वरनाशक औषधि के तौर पर ज्यादा करते हैं, मधुमेह के लिए ज्यादा करते हैं, मोटापा के लिए ज्यादा करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्यादा करते हैं, लेकिन ये गिलोय कफ रोग में भी विशेष उपयोगी है, तो हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। फिर औषधि के तौर पर और भी कुछ विकल्प हैं, जैसे जो हम एकल औषधि के तौर पर प्रयोग करते हैं, जैसे पिपली है। मैं देखा कुछ लोगों को किसी औषधि से फायदा नहीं हुआ, उन्होंने पिपली का ही कल्प कर लिया। पहले दिन दूध में, 1 कप दूध में 3 पिपली डाल ली, 1 कप पानी डाल लिया, उबाल लिया, धीरे धीरे पानी जल गया तो उसको पी लिया। पहले पिपली खा ली धीरे धीरे, अच्छी लगती है, कोई खराब नहीं लगती, और ऊपर से दूध पी लिया। दूसरे दिन 3 से 4, फिर 5, 6, 7, ऐसे 21 पिपली तक। आयुर्वेद में तो ज्यादा का विधान है, 50-60 का भी विधान है, लेकिन 50-60 खाने वाले लोग बचे नहीं, अभी आदमी भी कमजोर हो गए हैं, इसलिए कई बार आयुर्वेद में जितनी मात्रा लिखी उतनी मात्रा में नहीं देनी चाहिए। तो 21 पिपली तक तो प्रयोग कर सकते हैं, मैंने करवाया लोगों से। उससे ज्यादा छोटी पिपली, हाँ, कभी बड़ी पिपली खिला दो। तो छोटी पिपली 21 तक की मात्रा में दूध में उबाल के दे सकते हैं, उसका विशेष प्रभाव मैंने देखा है। काली मिर्च मुलेठी मिश्री के बारे में तो मैंने बहुत बार बताया, और वास्तव में उसका प्रभाव होता है बहुत ज्यादा। चूसने में कोई भी घर में रख सकते हैं। मैंने देखा कई बार किसी औषधि से फायदा नहीं हो रहा, खाली काली मिर्च चूसने से फायदा हो गया। ऐसे आप अचानक काली मिर्च चूसो तो ऐसा लगता है खांसी और बढ़ गई है। जिनको बहुत अधिक एसिडिटी रहती है, हो सकता है उनको अनुकूल ना पड़े, लेकिन 99% लोगों को अनुकूल पड़ जाती है। जिनको अत्यधिक एसिडिटी उनको दिक्कत होती है। मुलेठी, काली मिर्च मिश्री और लौंग भुनी हुई
बिना भुनी लौंग जो है ना, उससे खांसी कई बार बढ़ जाती है और लाभ भी पूरा नहीं होता। लौंग को थोड़ा भून लेना चाहिए, तवे के ऊपर ही भून लें। आजकल तो भूनने के कई तरीके आ गए हैं, ओवन में लोग भून लेते हैं। तो भुनी हुई लौंग, मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री ऐसे डब्बी में डाल लेते हैं। ऐसे चूसने से ही पुराने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है, मैंने देखा। और ऐसे किसी किसी को सामान्य ही खांसी होती है तो ऐसे ले लो, एकदम से फायदा होता है, एकदम से जबरदस्त लाभ होता है। लेकिन हमें देखना है कि हमें उसको देनी कितनी औषधियां हैं। अभी कंटकारी अवलेह भी बना रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा, अभी इस समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इसको भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। किसी किसी को बाकी औषधियों से लाभ नहीं होता था, तो हमने देखा ये जो है ये कंटकारी का अवलेह भी ये विशेष लाभ करता है। अलग अलग प्रकृति के अनुसार इसका चयन करना पड़ेगा हमको। दमबेल को भी हम काली मिर्च के साथ खिलाते हैं। दमबेल सब जगह मिलती नहीं है, लेकिन कहीं यदि मिलती है तो उसका भी उपयोग हमने करवाया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमने पाया। सामान्य रूप से अकेला दूध कफ करता है, तो दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, केसर जो भी उपलब्ध है द्रव्य डाल के लेने से फायदा होता है। नहीं तो मैंने ये भी देखा है कि कितनी औषधियां कर लो, यदि रोगी ठंडा पानी पीना बंद नहीं करता है, घी खाता रहता है, किसी न किसी रूप में घी खाता है, ये चिकनी चीजों का प्रयोग करता है, तो उसको लाभ नहीं होता है। कितना ही उसका उपाय कर लो, जरा सा घी गया और सारी औषधि बेकार हो गई। इसलिए कहते हैं बिना औषधि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीन से भेषजानाम सतैरेपि। वो ऐसी स्थितियों में विशेष करके लागू होती है बात कि चिकनी चीजें खाने से तुरंत, जो ये घरेलू उपाय है ना कि भाई जुकाम हो गई तो हलवा खिला दो, देखो ये जुकाम अलग चीज है। एक तरह से ये ऋतुगत जो दोषों का प्रकोप होता है ना, उसमें कुछ औषधियां दे दी जाती हैं। माने ऐसे सर्दी जुकाम हो गया, सूखी खांसी है, उसमें किसी को दे दिया, और वो भी सबको अनुकूल नहीं पड़ता। ये भी बात याद रख लेना। तो ये सर्दी जुकाम वाली चीज अलग है। सर्दी जुकाम में तो ऐसे त्रिकुटा दे दो, अकेला ही त्रिकुटा, अकेला उसको स्वासारी शहद के साथ चटा दो, या अकेला ही पंचकोल का क्वाथ पिला दो। सर्दी जुकाम होने पर ज्यादा दवाइयां नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये अस्थमा जब है, किसी को क्रोनिक कफ है, तो ये फिर बड़ी औषधि की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब सामान्य कफ का रोगी आया और हम उसको 15-20 दवाई लिख दें तो कहेगा भाई आयुर्वेद तो बड़ा खतरनाक है, मेरे को सर्दी जुकाम हुआ था और ये तो 15-20 दवाइयां आ गई, अब मैं क्या क्या खाऊं। सामान्य कफ होने पर तो त्रिकुटा दे दो, सीतोपलादी दे दो, शुष्क कास है तो, नहीं तो स्वासारी दे दो, एक दे दो कोई भी, त्रिकुटा, सीतोपलादी या स्वासारी, या पंचकोल दे दिया खाली, गोली के तौर पर उसको संजीवनी लक्ष्मी विलास दे दिया, इतना ही पर्याप्त है, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। अकेला लक्ष्मी विलास दे दिया, 2 गोली दे दी, अकेली संजीवनी दे दिया, संजीवनी 2 गोली से ज्यादा कभी किसी को मत देना, है ना, उसमें जो है वत्सनाभ होता है तो बड़ा, हाँ, उससे थोड़ा तीव्र प्रभाव हो जाता है उसका। खैर, तो मैं कह रहा था ये जो बेसन का हलवा बनाने वाला प्रयोग है, ये सबके ऊपर नहीं करना चाहिए। बाकी घी, तली हुई सभी चीजें, चिकनाई, दूध, किसी किसी को दूध, मैंने रोगियों को देखा और उपचार सब ठीक चल रहा है, दूध पीना नहीं छोड़ते। ये भी लोगों को आदत पड़ जाती है। बोले जी दूध नहीं पीते तो नींद नहीं आती, और वो दूध पी के सारी रात खांसते रहते हैं, कफ फॉर्मेशन होता रहता है। तो किसी किसी को दूध बंद भी कराना पड़ सकता है यदि ज्यादा कफ है, और यदि उसको अनुकूलता है तो बोले आप दूध लो, लेकिन दूध में थोड़ी हल्दी लो, शिलाजीत लो या केसर डाल के लो, फिर कोई दिक्कत भी नहीं होती है,
उसमें ठीक रहता है, क्योंकि दूध में यदि फुल फैट वाला दूध है तो करीब 10%, 7 to 10% उसमें यदि मक्खन देखें तो इतना रहता ही है। 10-10 किलो में 1-1 किलो तो मक्खन निकल जाता है। और आजकल जो अच्छा उनको चारा देते हैं तो 5% तक फैट चला जाता है भैंसों का। गाय का भी 3% तो होता ही है। तो 1 किलो दूध पी लिया किसी ने सुबह शाम तो गया 300 ग्राम घी, कम से कम बता रहा हूं। तो 30 ये तो काफी ज्यादा हो जाता है ना। खैर, अब मैं आपसे बात कर रहा था, हमको सामान्य कफ के अलावा जब क्रोनिक हो जाता है कफ तो और क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो उसमें जो आपको बताया जाता है स्वासारी, त्रिकटु, शीतोपलादि, अभ्रक, प्रवाल, तो इसको का उपयोग करते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। त्रिकुटा की मात्रा 10 भी ग्राम रख सकते हैं, 20 ग्राम भी रख सकते हो, क्योंकि फिक्स नहीं है, रोगी को देख करके। फिर जो है अपना पतंजलि बाम और दिव्य धारा, इनका भी मैंने देखा कफ को निकालने में विशेष योगदान रहता है। तो ये रोगी की स्थिति देख करके उसको दिव्य धारा तो तुरंत, क्योंकि उसमें पिपरमेंट है, अजवाइन सत है, कपूर है, देसी लौंग आदि है, तो उसको सूंघने से, स्टीम लेने से, सूंघने से विशेष लाभ हो जाता है। किसी किसी को स्टीम से विशेष लाभ हो जाता है। सबको स्टीम लाभप्रद भी नहीं होती है उसमें, क्योंकि जलीयांश तो होता ही है स्टीम में जब लेते हैं तब। तो किसी किसी को स्टीम से विशेष लाभ होता है, किसी किसी को स्टीम से और जाम हो जाता है। तो देख लेना चाहिए कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसी के अनुसार उसको चयन करना चाहिए। हाँ, ये इतनी औषधियों में से आप एक औषधि, 2, 3, 5 जैसे भी रोगी की आवश्यकता है उसके अनुसार हमें चयन करना है कि इसको औषधि क्या देनी। ऐसे सर्दी, जुकाम और ये जो ऋतु काल में जो दोषों का संचय हो जाता है उसमें उपवास बड़ा योगदान करता है। तो आपको ये भी ध्यान रहे कि रोगी को आहार कितना देना है या उसको उपवास से क्या फायदा हो सकता है। उपवास, अब डायबिटीज वाले को तो उपवास नहीं करवाया जाता क्योंकि और दिक्कत में आ जाएगा वो। लेकिन अब जैसे कोई मोटापा वाला ही है तो उसको उपवास ऐसे मत करने के लिए बोलिए चाहे, लेकिन उसको बोले भाई आहार पर नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा। कुछ रोगों में अब जैसे कफ अचानक बढ़ गया, तो मैंने तो देखा हमारे गुरुकुलों में जो है कफ बढ़ गया तो बोले भाई अब 1-2 दिन जो है उपवास करवा दो। 1-2 दिन उपवास करा दिया और ठीक ही हो जाता है। तो उपवास भी जो है हर रोग में नहीं, लेकिन कुछ रोगों में तो हमें उपवास का भी आश्रय लेना चाहिए। सरसों का तेल नाक में डालने से सर्दी जुकाम में विशेष लाभ होता है। नस्य का सिरो रोगों में, कफ रोग में, और आयुर्वेद के शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है, पूरा उसका संदर्भ आएगा तब बता देंगे। लेकिन जैसे नीम के तेल का नस्य लेना और दूध कल्प करना, दूध, गाय के दूध का कल्प, दूध कल्प करने से, और कई औषधियों का है उसमें नीम का तेल का विशेष रूप से है, जो है जो कम अवस्था में, कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं। किसी किसी के तो 5 साल के बच्चों के होने लगते हैं, 10 साल के बच्चों के, 15 साल के बच्चों के बाल सफेद हो गए। तो बालों के सफेद होने में नीम के तेल का नस्य और दूध कल्प, कल्पों के बारे में तो थोड़ा सुना है ना आप लोगों ने। तो दूध मतलब दूध ही पीना है। फिर 1 से लेकर के 3 लीटर तक लोग दूध पी लेते हैं। गांव के आदमी थोड़ा ज्यादा पी लेते हैं, शहर के थोड़ा